नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का अपना जो सेशन होगा जिसके अंदर अपने जो बात करेंगे वो करेंगे इल्यूमिनेशन के बारे में। ठीक है, एक क्लास अपनों ने कर ली है और आज इसका सेकंड क्लास रहेगा। देखो, इल्यूमिनेशन के अंदर प्रदीप्ति होगा, यानी कि जितने भी आपके जो लाइटिंग सोर्स होंगे, जैसे लैंप हो गया आपका, सोडियम, मरकरी, इन सभी के बारे में अपने देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइटिंग सोर्स के बारे में जो भी जानकारी होगी जो अपने इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, उन सभी का अपने काम क्या करेंगे इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले तो प्रदीप्ति से संबंधित बहुत सारी डेफिनेशन थी कि प्रदीप्ति फ्लक्स क्या होगा, प्रदीप्ति क्या होगी, ब्राइटनेस क्या होगी, तो सारा अपनों ने देखा। आज यहाँ अपने जो बात करेंगे पहले वो करेंगे लाइटिंग सिस्टम के बारे में, कि जो प्रकाश व्यवस्था जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। अगर मान लीजिए आपके घर में लैंप आ रहा है, उसकी कुछ ना कुछ शेप होगी, कंसील्ड लाइट आपने देखी होगी, तो उनकी लाइटिंग स्कीम देखेंगे अपने, प्रकाश व्यवस्था। तो यानी कि आपके घरों के अंदर जो लाइट होगी उसकी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने इनके डायग्राम देखते हैं, फिर मैं इनका बारी बारी से आपको बताता हूँ। तो देखो, 5 प्रकार के लाइटिंग स्कीम आपको सामने दिखाई दे रही होगी। डायग्राम आ रहे हैं, पिक्चर पूरी। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, पिक्चर एकदम क्लियर है। तो देखो, 500 डायग्राम को एक बार आप लोग देखो और फिर अपने इसके बारे में बात करेंगे कि ये सभी डायग्राम अपने को क्या क्या कौन सी चीज़ बताता है। पहला जो आपको स्कीम दिखाई दे रहा है, इसके अंदर देखो सारा का सारा जो प्रकाश आ रहा है वो नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि जितना भी जो प्रकाश होगा वो सारा का सारा क्या आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, यही हो रहा है। दूसरे के अंदर अगर आप लोग देखेंगे तो सारा प्रकाश नीचे की ओर नहीं आ रहा है, कुछ प्रकाश साइड में भी फैल रहा है। तीसरे के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो लगभग लाइट जो होगी वो ऊपर की ओर जा रही है। चौथे के अंदर देखेंगे तो ऊपर भी जा रही है और साइडों में जा रही है, और इसका देखेंगे तो इसके अंदर लगभग सभी दिशाओं में जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका लाइटिंग सिस्टम है, जिस लाइटिंग सिस्टम के अंतर्गत अपने देखेंगे तो 5 तरीके से आप लोग घरों के अंदर लाइटिंग जो होती है वो कर सकते हो। यानी कि जो लैंप लेकर के आएंगे उनकी शेप इनमें से कोई ना कोई एक होगी। सबसे पहली चीज देखिए, इस सिस्टम का जो नाम होगा, इस सिस्टम को जो अपने बोलेंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम या डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होगा, इसको हमने क्या बोलेंगे, डायरेक्ट लाइटिंग। दूसरे के अंदर क्या हो रहा है कि लाइट जो जा रही है वो सभी दिशाओं में नहीं, नीचे की ओर नहीं जा रही, फैल रहने का काम करे, इसको बोलेंगे सेमी डायरेक्ट। इसको हमने क्या बोलेंगे, सेमी डायरेक्ट, यानी हिंदी में इसका नाम होगा अर्ध प्रत्यक्ष। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष होता है। उसके बाद में यहाँ देखो, इसके अंदर लाइट जो है वो डायरेक्ट नीचे की ओर नहीं आ रहा, ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो इस सिस्टम का जो नाम होगा वो क्या होगा, इनडायरेक्ट। इसको क्या बोलोगे, इनडायरेक्ट। हिंदी में इसका नाम होगा अप्रत्यक्ष। फिर ध्यान में रखना, इसको अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर जो प्रकाश आ रहा है उसको वो है ऊपर की ओर, लेकिन ऊपर की ओर फैलने का काम कर रहे हैं, तो इसको बोलेंगे सेमी इनडायरेक्ट।
और चौथा जो आपका आ गया, पांचवा जो आ गया, इसको बोलेंगे जनरल लाइटिंग सिस्टम, GLS, जनरल लाइटिंग सिस्टम। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो लाइट जो आएगी, एक तो नीचे की ओर आएगी, एक आएगी ऊपर। डाउन, डाउन का मतलब क्या होता है? नीचे। और एक होगा अप, अप का मतलब क्या होगा? ऊपर। नीचे की ओर इसके अंदर लाइट आता है वो लगभग 90% होगा, और ऊपर की ओर जाएगा लगभग 10% जाएगा, क्योंकि कुछ प्रकाश होता है वो फैलने का भी काम करेगा। सेमी के अंदर जब मैं आऊँगा तो इसका ध्यान में रखना, जो डाउन आएगा वो आएगा इसका 60 से 90% नीचे की ओर होगा, और ऊपर की ओर जो जाएगा वो ध्यान में रखना कितना आएगा आपका, 10 से मान के चलिए 40%। और ये भी परीक्षा हुई थी, उसके अंदर आया भी था। ठीक है। और ये आपका एनवीएस में भी आपने देखा होगा, क्वेश्चन मिला था। डायरेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देखो क्या होगा कि आपका जो अप जा रहा है, डाउन जो आ रहा है, डाउन तो आएगा कम, और अप आपका क्या होगा? ज़्यादा। अप की वैल्यू अगर मैं बात करूँ तो 90% तक होती है, डाउन जो आएगा नीचे वो लगभग 10% तक आता है। फिर ध्यान में रखना, जो सेमी इनडायरेक्ट होगा इसके अंदर देखो, जो अप जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, वो तो आपका आएगा, देखो अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैंने डाउन यहाँ लिख दिया, तो अप की ओर जाएगा वो जाएगा 60 से 90% भाग होगा, और नीचे की ओर जाएगा वो 10 से 40%। लेकिन जनरल लाइटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो अप भी लगभग 50% होगा, लगभग डाउन भी होगा आपका 50%। इसका मतलब ये जो लाइट जो होगी वो सभी दिशाओं के अंदर क्या करती है? समान रूप से फैलने का काम करती है। यहां से क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं? पहला तो आपका डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देके आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइटिंग सिस्टम कौन सा है। दूसरा आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके अंतर्गत प्रकाश जो होगा वो नीचे की ओर कितना आएगा, नीचे की ओर मतलब अधोमुख, और ऊपर की ओर कितना जाएगा, तो वो आपसे यहां से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। आपने देखो इसका जो यूज करते हो कहाँ करोगे? देखो, आपने घरों के अंदर देखा होगा कंसील्ड लाइट होती है, वो दीवार के अंदर छुपी हुई होती है। कंसील्ड का मतलब छुपा ही होता है। आपने वायरिंग भी पढ़ा होगा, कंसील्ड वायरिंग, तो वो दीवार के अंदर छुपी होती है। तो इसका यूज आप लोग काम क्या करोगे? घरों के अंदर करोगे। प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान का मतलब होता है दुकानें, प्रतिष्ठानों में। यहां मेनली आप लोग काम क्या करते हो? लाइटिंग जो होता है मेनली सजावटी तरीके से लिया जाता है। फिर आपका आएगा दूसरा, इसका जो अगर आपसे यूज पूछ ले कहाँ करेंगे, तो इसका देखो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल रहा है, तो इसका यूज वहां करते हैं जहां ज्यादा हाइट हो, रूम के अंदर जो ज्यादा हाइट हो, ऊंचाई वाले स्थान पर आप लोग करोगे। यानी कि कहाँ आप लोग करोगे इसको? ऊंचाई वाले स्थान जो होंगे वहां करोगे। उसके बाद में देखिए इनडायरेक्ट के अंदर देखो क्या होता है। इनडायरेक्ट का आप लोग कहाँ करते हो? जैसे सिनेमा हॉल हो गया, डांसिंग हॉल हो गया, वहां आपके क्या होगा कि आंखों में जो ग्लेयर जो होता है, जिसको चौंध बोलते हैं, वो नहीं पड़ती। और ध्यान में रखना, ये भी अभी आपका चंडीगढ़ क्वेश्चन लाइनमैन में आता है कि इनमें से किस लाइटिंग सिस्टम के अंदर जो ग्लेयर जो होता है, चौंध जो होती है, वो सबसे कम होती है, तो वो आपका आएगा ये। तो इसका अगर मैं यूज अगर मैं बात करूं तो इसका यूज आप लोग कहाँ करते हो? सिनेमा हॉल और डांसिंग हॉल। एक बात ध्यान में रखना, सिनेमा प्रोजेक्टर के अंदर अगर आपको लैंप पूछ ले तो वो ध्यान में रखेंगे कार्बन आर्क लैंप होगा। ठीक है, सिनेमा हॉल और डांसिंग हॉल। फिर आएगा सेमी इनडायरेक्ट। सेमी इनडायरेक्ट का इस्तेमाल आप लोग कहाँ करोगे? इंडोर। इंडोर का मतलब होता है घरों के अंदर। इंडोर यानी कि अंदर सजावटी प्रकाश व्यवस्था में, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में। फिर ध्यान में रखना आपका जो लास्ट बच गया जिसके अंदर अपने बात करने वाले हैं, इसका यूज देखो आप लोग, जैसे पहले आपने पार्क कभी गए होंगे घूमने के लिए, उद्यान जिसको बोला जाता है, बगीचा भी आप लोग बोल सकते हो, वहां जब जाते हो तो वो एक
ऐसे लट्टू टाइप के अंदर ऐसे गोल फुटबॉल टाइप से बड़े बड़े लगे होते हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। या पहले, आजकल तो कम है, ये कई जगह आप आजकल देखा होगा, घर का जो मेन गेट होता है उसके ऊपर देखा जो पिलर बने होते हैं, उस पिलर के ऊपर ये लैंप लगे होते हैं। तो इसका ध्यान में रखेंगे। एक तो क्या याद रखेंगे, घरों जो होते हैं, घरों में क्या करेंगे, मुख्य द्वार पर। और दूसरा आप लोग कहाँ करोगे, पार्क के अंदर। ठीक है, पार्क या उद्यान के अंदर करोगे। तो ये अपना लाइटिंग स्कीम था। एक बार आप लोग दोबारा देखो। पहला जो लाइटिंग सिस्टम है, इसका डायग्राम देखेंगे तो प्रकाश आ रहा है नीचे की ओर आ रहा है। 3 नंबर देखेंगे तो प्रकाश ऊपर की ओर जा रहा है। फिर 2 नंबर और आपका जो 4 नंबर है वो लगभग सेम है, बस ध्यान रखना उसमें प्रकाश नीचे की आ रहा है, और जो 4 नंबर है उसमें ऊपर की ओर जा रहा है। और लास्ट बच गया आपका 5 नंबर, जिसके अंदर आपका जो प्रकाश होगा वो सभी दिशाओं में फैल रहा है। देखो, जिसके अंदर नीचे डायरेक्ट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ 90% प्रकाश नीचे की ओर आ रहा है, और ऊपर की ओर आपको पता है बचा हुआ भाग ऊपर की ओर हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान में रखना कि यहाँ देखो, इसका ऊपर की ओर तो होगा 90, नीचे की ओर कितना आएगा, 10% आएगा। इसी तरीके से इसका और इसका सिस्टम सेम है। ठीक है, इसका यूज घरों के अंदर करोगे, प्रतिष्ठानों में करोगे। पेपर के दृष्टिकोण से अगर मैं बता दूं, एक चीज इसके बारे में और लिख देते हैं, यानी कि इसके अंदर नोट डाल के लिख देते हैं। ग्लेयर जो होता है कम किस में होगा, वो ध्यान में रखना, इनडायरेक्ट के अंदर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से ग्लेयर या चौंध जो होती है किस लाइटिंग सिस्टम में सबसे कम होगी, तो वो ध्यान में रखेंगे इसके अंदर होगी। और सबसे ज़्यादा जो होती है वो इसके अंदर होती है, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसका प्रकाश सीधा आता है। और ज़्यादा अगर आपसे पूछ ले तो डायरेक्ट के अंदर होगी। तो ये आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी होगी। तो ये अपना लाइटिंग सिस्टम था, जहां अपनोंने इन लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात की। 3 चीज़ें याद रखें, एक तो डायग्राम आपको ध्यान में होना चाहिए, दूसरा इसका जो लाइट किस कहाँ ऊपर नीचे कितना % जाएगा, नीचे कितना जाएगा, फिर इसका यूज़ कहाँ करेंगे। उसके बाद में देखो प्रदीप्ति के नियम। 2 नियम है प्रदीप्ति से संबंधित, दोनों इंपॉर्टेंट है, और दोनों नियमों को आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलो इधर देखते हैं। देखो, पहला जो नियम है जिसको अपने क्या बोलेंगे, एक सेकेंड रुको, इसको देखो आप लोग, ये पहला नियम है, और इस नियम को अपने क्या बोलेंगे, इनवर्स स्क्वायर और आगे आएगा ला। हिंदी में इसको बोलेंगे व्युत्क्रम वर्ग नियम। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर जो सिस्टम चलेगा वो किस तरीके से चलने वाला है। देखो, अब आपको एक प्रैक्टिकल, जैसे मान लीजिए आपने मोबाइल, आपके पास मोबाइल की बैटरी है, टॉर्च होता है, सॉरी, दीवार, आप दीवार के एकदम पास खड़े हो जाइए यहाँ पर। अब आप लोग इस डॉट को देखेंगे, इस डॉट को देखेंगे तो आपको एक तो डॉट छोटा दिखेगा, पहली चीज। तो दूसरा आपको क्या दिखेगा कि उसकी जो तीव्रता जो होगी वो डार्क दिखेगा आपको। फिर आप लोग काम क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे जैसे दूर लेके जाएंगे वो बड़ा होता जाएगा और उसकी तीक्ष्णता कम होती जाएगी। ये प्रदीप्ति का पहला नियम। तो प्रदीप्ति का पहला नियम क्या है कि किसी प्रकाश स्रोत से किसी तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, प्रकाश स्रोत और तल के बीच की जो दूरी जो होगी, डिस्टेंस जो होगी, इस दूरी के तो क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। लेकिन प्रकाश की जो तीव्रता जो होती है, जिसको इंटेंसिटी अपने बोलते हैं, उसके क्या होगा, समानुपाती होगा।
तो यहाँ ध्यान में रखना जो आपका इल्यूमिनेशन जो आएगा ई जो होगा वो प्रकाश की तीव्रता के तो समानुपाती होगा, लेकिन दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब जैसे जैसे आप लोग दूरी को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका जो प्रदीप्ति जो होगा इस तल पर पहुंचने वाली है। अगर मैं इसको जैसे जैसे दूर करूंगा वैसे वैसे यहां से यहां तक का गैप बढ़ता जाएगा। प्रकाश किरणें बीच में फैलने का काम करती है और यहां तक आपकी जो प्रदीप्ति पहुंचती है वो कम पहुंचती है। इसका मतलब यहाँ प्रदीप्ति ज्यादा होगी, यहाँ कम होगी, फिर यहाँ कम होगी, और जैसे जैसे ये डॉट होगा ये आपका बढ़ता जाएगा। तो प्रदीप्ति का पहला नियम क्या है कि जो प्रदीप्ति जो होगी, अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि आपकी जो प्रदीप्ति जो होगी वो ध्यान में रखेंगे तीव्रता। तीव्रता का मतलब ज्योति तीव्रता है जिसका मात्रक कैंडेला होगा उसके तो समानुपाती होगी, लेकिन ध्यान में रखना प्रदीप्ति जो होती है वो दूरी के क्या होगा, वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये प्रदीप्ति का पहला नियम है और आपको यहां से बात पता चल चुकी होगी। अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ डी है, यहाँ डॉट डी है, यहाँ ये, अगर मैं यहाँ अगर प्रदीप्ति का मान ई है, जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन ले लेता हूं, अगर देखो अगर इस दूरी अगर मान लेते हैं, यहां मैं लिख देता हूं दूरी और यहां लिख देते हैं प्रदीप्ति। दूरी यहाँ क्या है, डी है, 2d और 3d है। मतलब पहले दूरी अगर 1 मीटर है तो फिर आपने 2 मीटर कर दिया, तीसरे में 3 मीटर कर दिया, तो दूरी का क्या चलेगा, वर्ग चलेगा, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहाँ अगर प्रदीप्ति आपकी 1 है, अगर यहाँ आपको प्रदीप्ति 1 मिल रही है तो उस कंडीशन के अंदर यहाँ ध्यान में रखना, जैसे ही दूरी डबल करोगे तो यहाँ दूरी 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। मतलब यहाँ जो प्रदीप्ति आएगी वो 1/4 हो जाएगी, फिर यहाँ 1 क्या हो जाएगी, 9। इसका मतलब दूरी के वर्ग के अनुपात में धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये आपका प्रदीप्ति का सेकंड नियम है, समझ में आ चुका होगा। तो यहां ध्यान में रखेंगे प्रदीप्ति का सेकंड नियम है। प्रदीप्ति का सेकंड नियम के अंदर आपको क्या बात पता चल रही है कि किसी स्थान पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति जो होगी या किसी प्रकाश स्रोत से किसी तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति होगी, प्रकाश की तीव्रता के तो समानुपाती होगी, लेकिन दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगी। इसलिए इसका नाम क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग नियम इसको कहा जाता है। तो ये था अपना पहला नियम। दूसरा नियम अगर मैं बात करूं तो दूसरे नियम का नाम है लैम्बर्ट-कोजिया नियम। देखो आपने कोसाइन पढ़ा होगा, कोसाइन आपका ध्यान में रखना, कोजिया को बोलते हैं, कोजिया को इंग्लिश में कोसाइन बोलते हैं। और आपने कोसाइन आपने पावर फैक्टर में भी पढ़ा होगा कि कलांतर जो होता है, जो फाई लिखते हैं हमने, उसका कोस जब लेते हैं, कोस का मतलब कोजिया लेंगे तो उसको पावर फैक्टर कहा जाता है। तो यहाँ लैम्बर्ट कोजिया नियम है। अब इसका देखो, यहाँ आपका जो है ये आपका प्रकाश स्रोत है, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रकाश स्रोत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, प्रकाश स्रोत, लाइटिंग सोर्स है, लैंप है, कुछ मर्जी मान लेते हैं। ये आपके है प्रकाश किरण और ये आपका है प्रकाशिक तल और ये आपको बोलेंगे अभिलंब, और यहां इन दोनों के बीच का ये क्या एंगल। अब अगर आप लोग देखें यहां से कि कोजिया नियम क्या कहता है कि यहां से देखो, इसका प्रैक्टिकल भी करना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये लैंप पर ये तल है, इस लैंप को ऐसे रखो, प्रकाश किरण एकदम सीधी आएगी कि ये किरण अब यहाँ होगी। फिर आप लोग काम क्या करो, इसको ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी है कि इस तल पर प्रदीप्ति नहीं पहुंचेगी। अब इस तल पर प्रदीप्ति की मात्रा घटती है और जैसे ही आपने इसको 90 डिग्री घुमा दिया और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, इसका मतलब प्रदीप्ति यहाँ तक 1% भी नहीं आएगी। तो ये नियम क्या कहता है कि किसी तल पर पहुंचने वाली जो प्रदीप्ति जो होगी वो ध्यान में रखेंगे
किसी तल पर पहुंचने वाली जो प्रदीप्ति जो होगी वो ई जो होगी वो ध्यान में रखना अभिलंब है, और प्रकाश के किरण के बीच में कोस प्रकाश किरण के बीच के कोण की कोज्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो ये इसका दूसरा नियम है। अगर मैं दोनों नियमों को एक साथ लिखूं तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो रूल बनेगा प्रदीप्ति का, उस कंडीशन में ध्यान रखना प्रदीप्ति जो होगी ई जो होगा वो ध्यान में रखेंगे आई डी स्क्वायर और यहाँ आएगा कोस फाई। अब आपने अगर पावर फैक्टर पढ़ा है तो कोस की वैल्यू पता होगी। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे प्रदीप्ति घटेगी, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये चीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखो कि अगर आपका फाई बढ़ेगा तो आपकी प्रदीप्ति जो होगी वो घटेगी। और ध्यान में रखना फाई की वैल्यू अगर 0 डिग्री होगी तो प्रदीप्ति क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर फाई की वैल्यू अगर आपकी होगी 90 तो कोस 90 की वैल्यू 0 होगी तो प्रदीप्ति हो जाएगी आपका मिनिमम। अब यहां से ध्यान में रखना, आपको कुछ मर्जी सवाल दे सकते हैं, एक सवाल करते हैं इसके ऊपर। देखो सीधा डायग्राम के थ्रू ही लिख लेते हैं, समझ में भी आ जाएगा। देखो आपको बोलेगा कोई प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत रहा, ऐसे ठीक है। मैं डायग्राम के थ्रू बता रहा हूँ, आपको लैंग्वेज देगा एग्जाम के अंदर जहाँ तक हो सकता है। और ये दूरी मान लेते हैं आपका 1 मीटर है, चलो 2 मीटर मान लेते हैं। और ये आपकी प्रकाश की तीव्रता है, इसका कितना माने, इसका मान लेते हैं 100 कैंडेला, ठीक है। देखो आपको ये बोलेगा कोई प्रकाश स्रोत है जो प्रकाशिक तल से 1-2 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। प्रकाश की तीव्रता जो होती है वो कैंडेला होता है, ध्यान रखना उसका मात्रक, वो उसका दे दिया 100 कैंडेला। तो इस तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति क्या होगी। तो अगर आपको इस तल पर प्रदीप्ति निकालना है तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो फार्मूला जो यूज करोगे, देखो E बराबर क्या हो जाएगा आपका आई अपॉन में डी का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा कोस फाई। आई की वैल्यू अगर आप लोग देखें तो 100 कैंडल है, इसको यहीं छोड़ देंगे, ठीक है। आपका यहां देखो कितना आ गया, दूरी कितना है आपको दे दिया 2 मीटर दे दिया, 2 मीटर का मतलब 4 हो जाएगा। यहाँ पर कोस की वैल्यू कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। इसको जब आप लोग करेंगे तो 100/8 यानी कि 12.5 आ जाएगा आपका लक्स, ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना यहाँ एक चीज और ध्यान में रखेंगे, आपको एक चीज पता होगा कि लक्स जो होता है, अगर आपको लक्स पता होगा तो वो ध्यान में रखना ल्यूमन बटा में मीटर का स्क्वायर होगा। लेकिन ल्यूमन आपको ध्यान में रखना 4 पाई इंटू क्या होता है कैंडेला। इसका मतलब यहाँ ये अभी लक्स नहीं बना है, इस लक्स को इसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ अभी कैंडेला है, इसको ल्यूमन बनाना पड़ेगा, क्योंकि लक्स की जो फार्मूला बनेगा ऊपर ल्यूमन बटा में क्या होगा मीटर का स्क्वायर। नीचे तो देखो दूरी 2 मीटर का 4 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला भी नहीं हुआ, इसका मतलब इसको और करना पड़ेगा अपने को। तो पहले अपने काम क्या करेंगे, ल्यूमन निकालेंगे। तो ल्यूमन आएगा 4 पाई इंटू कैंडेला, 4 पाई वैल्यू यहाँ रख देंगे और यहाँ आएगा 100, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 400 पाई, ठीक है। 400 पाई ल्यूमन आ गया। अब अगर आप लोग प्रदीप्ति लिखोगे E बराबर आई, यहाँ आएगा 400 पाई, नीचे आएगा दूरी कितना आएगा 4, कोस की वैल्यू कितनी आएगी कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होगी। इसको यहाँ से काटेंगे तो ये 100 पर जाएगा, इसको इससे काटेंगे तो जाएगा 50 पाई पर। वैल्यू अगर चाहिए तो 50 इंटू 3 पॉइंट क्या कर देंगे 14, ठीक है। 150 314 को गुना कर देते 5 14 5 70 और 5 15, ठीक है। इसकी 0 यहाँ लगा देंगे, 157 आपका ल्यूमेन आ जाएगा, सॉरी 157। इस क्वेश्चन का ये तरीका होगा करने का। बस आपको ध्यान में रखना जो आपने कैंडेला जो आपका कैंडेला है उसको ल्यूमेन लाना पड़ेगा, क्योंकि प्रदीप्ति का मात्रक लक्स होगा, लक्स तभी आएगा। देखो ऊपर कैंडेला अगर है आपका तो कैंडेला बटा मीटर का स्क्वायर लक्स नहीं होता, ल्यूमेन बटा मीटर का स्क्वायर लक्स होता है। तो उस कंडीशन के अंदर आपको ये चीज करनी पड़ेगी।
तो यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद में देखो, अब अपने बात करेंगे लैंपों के प्रकार के बारे में, कि लैंप होंगे उनके कौन कौन से अपने पास टाइप होंगे। देखो सबसे पहला जो इसके अंतर्गत आएगा वो आएगा इंडिकेसेंट लैंप। ठीक है, और इसके अगर मैं बात करूं तो दो इसके प्रकार होंगे, एक होगा कार्बन फिलामेंट होगा, दूसरा आपके पास आएगा टंगस्टन। दो होंगे, ध्यान में रखेंगे। फिर आपके पास आएगा गैस डिस्चार्ज। गैस डिस्चार्ज के अंदर क्या होगा, गैस भरी होगी, और इसके अंदर आपका देखो एक तो आएगा सोडियम आ जाएगा, इसके अलावा आपका आ जाएगा मरकरी आ जाएगा, इसके अलावा आपका हेलोजन आ जाएगा, इसके अलावा एक आपका आ जाएगा नियॉन। ठीक है, उसके बाद में ध्यान में रखना एक आएगा आपका, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन आर्क लैंप। ठीक है, इसी तरीके से एक लैंप और आएगा जिसको बोलेंगे सजावटी लैंप या लो वोल्टेज के लैंप होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखेंगे इंडिकेसेंट लैंप जो होंगे वो कौन से होंगे। तो सबसे पहले देखिए इंडिकेसेंट लैंप, या हिंदी में इसका नाम होता है उद्दीप्त लैंप। तो सबसे पहला जो अपना आएगा वो आएगा उद्दीप्त लैंप। पहली चीज तो ध्यान में रखना, इनके अंदर जो होगा ओनली फिलामेंट होगा वो चेंज होगा। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, फिलामेंट चेंज होगा, बाकी सिस्टम सारा इनका सेम ही चलेगा। इस डायग्राम को देख लो, ये टंगस्टन का है लेकिन वहां कार्बन का होगा, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, उद्दीप्त लैंप जो होंगे वो पहली बात तो ध्यान में रखना, एक तो आपका आएगा उद्दीप्त लैंप। पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे इसके बारे में कि ये लैंप आपका क्या करते हैं, प्रकाश और ऊष्मा दोनों उत्पन्न करते हैं। प्रकाश और ऊष्मा क्या करेंगे, दोनों उत्पन्न करेंगे। दूसरी बात ध्यान में रखना, इनकी एवरेज लाइफ जो होती है, एवरेज आयु जो होती है वो लमसम कितनी होती है, 1000 घंटे होती है। फिर ध्यान में रखना एसी और डीसी दोनों पर ये क्या करेंगे, कार्य। फिर ध्यान में रखना इनका जो पीएफ होगा, इनका जो पावर फैक्टर होगा वो लगभग ध्यान में रखना 0.95 लैगिंग होगा। अगर एग्जाम के अंदर पूछ ले इनमें से फिलामेंट लैंप है उसका पावर फैक्टर कितना होगा, तो ध्यान में रखेंगे इकाई से कम। लेकिन अगर पूछ ले इनमें से कौन सा इकाई पावर फैक्टर पर कार्य कर सकता है, तब आप लोग यही करोगे। अब यहां देखो ये लैंप है, ये आप लोग देखो इसके भागों के बारे में देखते हैं पहले। ये इसका जो है वो बाहर वाला आउटर ग्लास है। ठीक है, और ये आप देखो ये जो तारें जो दिखाई देती है, कई बार आपने लैंप देखो, ये लेड की वायर होती है। ठीक है, जो स्पॉट वायर होती है। इसके अलावा देखो ये स्पाइडर फॉर होल्डिंग फिलामेंट, ये जो है ना, ये वाला ध्यान में देखो, ये इस फिलामेंट, ये जो टंगस्टन का फिलामेंट है इसको होल्ड करके रखता है, पकड़ के रखने का काम करता है। यहाँ इसका फ्यूज लगा है, ये इसकी होल्ड, ये इसका होल्डर है और ये इसकी होल्ड पिन है। और इसके अंदर जो यूज करेंगे वो करेंगे बायोनेट कैप लैंप होल्डर। अब एग्जाम के अंदर अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्पॉट वायर किसकी बनी होती है, तो वो ध्यान में रखना लेड की बनी होती है, जो इसको पकड़ कर रखने का काम करती है। ठीक है, ये ग्लास हो गया, कांच का होगा। फिलामेंट कौन सा यूज करेंगे, तो टंगस्टन या कार्बन, जो जैसा इसका नाम है। होल्डर कौन सा यूज करेंगे, तो देखो पिन लगे तो बायोनेट कैप लैंप होल्डर यूज करेंगे। तो यहाँ पहला अपने इसका प्रकार करेंगे वो करेंगे
कार्बन फिलामेंट लैंप। देखो कार्बन फिलामेंट लैंप के अंदर ध्यान होना, फिलामेंट कार्बन का होगा, ये आपको पता ही चल ही चुका है लैंग्वेज से। दूसरा देखो फिलामेंट किसका होगा, कार्बन का। दूसरी बात ध्यान में रखना, इसकी एवरेज लाइफ, अभी मैंने आपको बताया था एवरेज लाइफ जो होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 1000 घंटे, यानी कि एवरेज लाइफ लगभग कितना होगा, 1000 घंटे। तीसरी बात ध्यान में रखना, इसका जो कार्यकारी टेम्परेचर होगा, वर्किंग टेम्परेचर की अगर मैं बात करूं तो वर्किंग टेम्परेचर होगा वो ध्यान में रखेंगे 2000 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चन 2017 दिल्ली मेट्रो में भी आया था और नोएडा मेट्रो में भी ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद में देखो एक चीज और बच गई इसके, इसकी ल्यूमन क्षमता देखते हैं, ल्यूमन दक्षता। इसकी ल्यूमन दक्षता होती है 3 ल्यूमन प्रति वाट। पेपर के दृष्टिकोण से जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है वो ये ध्यान में रखना, इसका टेम्परेचर ही पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला देखो, अगला होगा टंगस्टन फिलामेंट लैंप। टंगस्टन फिलामेंट लैंप, अगर मैं टंगस्टन फिलामेंट लैंप के बारे में बात करूं तो ये 2 प्रकार का होगा, एक तो होगा वैक्यूम, ठीक है, और दूसरा होगा गैस फील्ड। पहली चीज तो ध्यान में रखना, इसकी ल्यूमन अगर पूछ ले, ल्यूमन क्षमता, तो इसकी ल्यूमन क्षमता जो होती है 8 ल्यूमन प्रति वाट, लेकिन इसकी अगर पूछ ले तो इसकी होती है 12 ल्यूमन प्रति वाट। फिर ध्यान में रखना, इसकी आयु अगर पूछ ले, इसकी एवरेज आयु क्या एवरेज टेम्परेचर पूछ ले तो इसका टेम्परेचर होगा 2300 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इसका जो टेम्परेचर होगा वो 2700 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जैसे ही आपने वैक्यूम वाला था उसके अंदर गैस को भरा, तो जब जैसे ही गैस को भरा तो उसकी 2 चीजें इंक्रीज होगी, एक तो ल्यूमन दक्षता इंक्रीज होगी, दूसरा उसका कार्यकारी टेम्परेचर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो गैस आपने भरी है वो 2 काम कर रही है। और आपको गैस अगर पूछ ले कौन सी भरेंगे, तब देखो कौन सी भरेंगे गैस, गैस के बारे में ध्यान में रखेंगे। या तो आप लोग यूज करोगे आर्गन या आप लोग करोगे नाइट्रोजन, ठीक है। इसका लाभ क्या होगा गैस भरने का, पहला तो ये होगा कि कार्यकारी ताप में जो होगा, कार्यकारी ताप में क्या होगी, वृद्धि, और दूसरा ध्यान में रखना ल्यूमेन दक्षता में अंदर क्या होगी, वृद्धि। तो यहां से आपको ध्यान में रखना इसके बारे में। इसके बाद में ध्यान में रखना कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप होगा 2 प्रकार का होगा, एक तो वैक्यूम वाला होगा और दूसरा अपने पास होगा गैस फील्ड। गैस कौन सी भरेंगे, तो आर्गन या नाइट्रोजन। ये काम क्या करती है, एक तो ये काम करेगी, दूसरा ध्यान में रखना ऑक्सीकरण को रोकती है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है जंग लगना, ऑक्सीकरण को ये क्या करेगी, रोकती है। तो ये 2 बातें आप लोग यहाँ से ध्यान में रखेंगे इनके अंदर, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो चुका होगा। फिलामेंट लैंप 2, उद्दीप्त लैंप 2 प्रकार के होंगे, प्रकाश ऊष्मा दोनों उत्पन्न करने का ये काम करते हैं, ठीक है। और कार्बन वाले के अंदर क्या होगा, टंगस्टन वाले के अंदर क्या होगा। अगला देखो, इसके बाद में फिलामेंट के प्रकार, कि आपने जो फिलामेंट यूज किए वो कितने प्रकार के होंगे, और फिलामेंट जो होगा उसकी शेप के आधार पर ये 2 प्रकार के होंगे। देखो
इस डायग्राम को देखो और आपको दो बातें पता चल रही है। एक तो लिखा हुआ है आपका सिंगल कोइल्ड फिलामेंट, दूसरा कोइल्ड फिलामेंट। देखो एक तो आपने कोइल सीधा तार होता है उसकी कोइल बना दी है, फिर आपने दूसरा क्या किया, ये कोइल बनाने के बाद में उसकी फिर एक कोइल बना दी। अब देखो कोइल की अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसका जो प्रकाश बाहर निकलता है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो पहली चीज तो ध्यान में रखना, ये दो प्रकार का होगा, एक तो होगा आपका सिंगल कोइल और दूसरा होगा आपका कोइल है उसकी भी आपने क्या बना दी, कोइल्ड। लेकिन इसका फायदा ये होगा, अधिक ये क्या करेगा, प्रकाश पैदा करेगा, ठीक है। और दूसरी बात ध्यान में रखना कि जब आपको इस तरीके का डायग्राम दे तो वो कोइल कोइलर आपसे ये सवाल पूछेगा कि कोइल्ड या कोइल कुंडलित जो होगा उस फिलामेंट का लाभ क्या होगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर अगर ज़्यादा लाइट अगर पैदा करनी है तो फिलामेंट की लेंथ बढ़ानी पड़ेगी। जब फिलामेंट की लेंथ बढ़ाओगे तो जो आपका लैंप का खोल था उसमें जगह कम होगी, तो इसकी दोबारा क्या कर दोगे आप लोग, कोइल बना दोगे। तो ये होगा ध्यान। अगला लैंप देखो, अगला लैंप है नियोन लैंप। देखो नियोन लैंप दो प्रकार का होगा, एक तो सीधा नियोन लैंप होगा जिसको नियोन इंडिकेटर लैंप भी बोल सकते हो, और एक होगा नियोन साइन लैंप। तो यहां मैं आपको ये दिखाता हूं पहले नियोन लैंप। एक चीज तो ध्यान में रखना, इसमें फिलामेंट नहीं यूज किए जाते, दिखने में ऐसा होगा। तो पहली चीज तो ध्यान में रखेंगे, इसको नियोन लैंप इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नियोन गैस का यूज करते हैं। दूसरा इसको नियोन टेस्टर भी बोलते हैं, नियोन टेस्टर लैंप भी बोल सकते हो। फिर ध्यान में रखना दूसरी बात, इसका जो वोल्टेज होती है यह काम क्या करेगा, मैक्सिमम 500 वोल्ट एसी डीसी पर यह क्या करेगा, कार्य। तीसरी बात आप लोग क्या याद रखेंगे कि इसके अंदर का ध्यान रखना, फिलामेंट का इस्तेमाल नहीं करते, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। इसमें क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड। चौथी बात आप लोग ध्यान में रखना, ये क्या बताता है, तो ये आपको वर्किंग वोल्टेज बताएगा। ये दिल्ली मेट्रो 2020 में आया भी था, वर्किंग क्या बताएगा, वोल्टेज। फिर ध्यान में रखना, क्या याद रखें, इसके अंदर ध्यान में रखना कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होगा, और इसको अगर 230 वोल्ट की सप्लाई पर सीधा ऑपरेट करेंगे तो जल जाएगा, इसलिए इसके अंदर एक रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या, इसमें अपने क्या यूज करते हैं, कार्बन रेजिस्टेंस का क्या करते हैं, यूज। तो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये अपने पास था नियोन टेस्टर, और इसका यूज कहाँ करते हैं, देखो इसका यूज देखो कहाँ करेंगे। इसका यूज एक तो आप लोग करोगे इंडिकेटर के अंदर, जैसे आपने घरों में इंडिकेटर होगा, या आपने वो देखा होगा जो पैनल होता है मोटरों का, उसमें 3 लाल पीले कलर लगे होते हैं, तो वहाँ भी इसका यूज करते हैं। एक इसका आपका फेज टेस्टर जो होता है उसी के अंदर इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। इसका प्रकाश आपको पता है नॉर्मली लाल होता है, ठीक है। ये था नियोन। अगला आएगा नियोन ट्यूब। देखो नियोन ट्यूब आपने शादी वगैरह के अंदर देखा होगा, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या सजावटी या विज्ञापन होते हैं। जैसे कई बार देखा होगा किसी दुकान पर जाते हैं तो उसकी नंबरिंग से चलती रहती है, उसकी एडवर्टाइजमेंट चलती रहती है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ देखो नियोन ट्यूब के अंदर, पहली चीज़ तो ध्यान में रखना, इसकी लंबाई किस बात पर डिपेंड करेगी। लंबाई 1 से लगभग 5 मीटर तक रखी जाती है सिंगल की, और डिपेंड किस प्रकार करती है, वोल्टता पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हरियाणा लाइनमैन के अंदर भी सवाल पूछा गया था, एसएससी जेई में भी सवाल पूछा गया था, आपका इसरो में भी सवाल पूछा गया था कि नियोन ट्यूब जो होती है उसकी लंबाई किस बात पर डिपेंड करेगी। तो वो ध्यान में रखना किस बात पर डिपेंड करती है, वोल्टेज के ऊपर। दूसरा ध्यान में रखेंगे, दूसरा आएगा इसका व्यास।
व्यास करेगा धारा पर। अब ध्यान में रखना, जैसा अगर मान लो कि आपको धारा ज़्यादा है तो उसका व्यास भी बड़ा करना पड़ेगा। नॉर्मली अपने कंडक्टर के अंदर यही होता है कि अगर पतला कंडक्टर होगा तो धारा कम जाएगी, बड़ा होगा तो ज़्यादा जाएगी। तो उसी तरीके से यहाँ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ मैं लेता हूँ व्यास और यहाँ लेते हैं करंट। यहाँ व्यास इसका mm के अंदर होगा और यहाँ करंट इसकी एम्पियर के अंदर होगी। आपको याद रखना है 10 12 15, एक सेकंड रुकिए, नियॉन ट्यूब है ना, तो 10 12 15 और एक आएगा आपके पास 19। ठीक है, 10 पर इसकी करंट क्षमता जो होगी वो 10 एम्पियर होगी, इस पर 20 एम्पियर होगी, इस पर आपका 50 होगा और इस पर रहेगा 19 पर रहेगा 60 एम्पियर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। तो दोबारा देखें, व्यास किस बात पर डिपेंड करेगा, वो करेगा धारा के ऊपर। व्यास के बाद देखो इसको याद कैसे करेंगे, देखो 10 पर 10 है, यहाँ 12 है तो 12 का दुआ उठा लेना, 15 तो 5 उठा लेना, 19 पर 60 याद रखना ओनली। ठीक है, तीसरा जो आपके पास आएगा यहाँ पर वो आएगा प्रकाश का रंग, कि ये जो लैंप होगा ये प्रकाश का रंग कैसा देगा, कैसा ये प्रकाश उत्पन्न करेगा। देखो सबसे पहली चीज तो ध्यान में रखना, इसके अंतर्गत अपने यूज कौन सी करेंगे, नियॉन करेंगे। तो यहां मैं लिख रहा हूं गैस और यहां अपने बात करेंगे प्रकाश। तो नियॉन पर ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे लाल होगा, फिर आएगा आपका नियॉन और आर्गन, नियॉन लिखे हैं, नियॉन। ठीक है, फिर आएगा नियॉन और आर्गन। अगर नियॉन के साथ आर्गन है तो इसको याद कैसे रखें, आर्गन। देखो लाल तो आना ही आना आपके साथ में, आर्गन से देखो यहाँ न आ रहा है तो आर्गन से याद रखेंगे नारंगी। फिर आएगा आपका हीलियम, अगर गैस प्रयुक्त हो, ठीक है, हीलियम का याद रखेंगे पीला। अगर इसी हीलियम को नियॉन के साथ में मिक्स कर दें, नियॉन और हीलियम दोनों मिक्स कर दें, तो देखो पीला कलर जो होता है उसका सोना कैसा होता है, पीला ही होता है। तो हीलियम यानी कि हीलियम से याद, हीलियम का याद रखना है पीला। हिला के जब पीते हैं तो क्या करते हैं, पीने का काम करते हैं, तो ऐसे याद रख लो, हिलाकर क्या करते हैं, पीते तो मतलब पीला। ठीक है, अब नियॉन जब हीलियम होगा पिएंगे क्या करें, पीला पीला याद रहेगा, तो पीला क्या होता है, सोना, सुनहरा कलर हो जाएगा दोनों। इसी तरीके से अगर आपके पास नियॉन है प्लस मरकरी की वाष्प है, इसी तरीके से अगर आपके पास आर्गन है और प्लस क्या है, मरकरी की वाष्प, तो यहां अगर नियॉन है तो इसका तो आएगा आपका नीला और मरकरी की वाष्प होगी, तब ध्यान में रखेंगे। एक से रुकिए, अगर नियॉन के अंदर मरकरी वाष्प मिला देंगे तो हरा हो जाएगा, और आर्गन के अंदर मरकरी वाष्प मिला देंगे तो ये आ जाएगा नीला। ठीक है, तो आर्गन जहां आएगा न से नीला याद रखना, न से नारंगी याद रखिए, तो ये इसका टेबल रहेगा। फिर बात आती है कि इस लैंप का आप लोग यूज कहाँ करते हो। तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसका यूज अपने क्या करते हैं, विज्ञापन कार्यों में करते हैं, जो पेपर के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विज्ञापन कार्यों में किसका यूज करते हैं। तो ये अपनी प्रदीप्ति की क्लास थी, और आज की क्लास के अंदर उन्होंने जो बात किया था, देखो किन किन चीज़ों के बारे में बात की, लाइटिंग सिस्टम के बारे में बात की, उसके बाद में इल्यूमिनेशन के 2 नियम है वो याद रखेंगे, और उसके बाद में लैंपों के प्रकार है वो ध्यान रखना, कार्बन फिलामेंट और टंगस्टन फिलामेंट। लैंप के अंदर गैस कौन सी भरेंगे, उसका फायदा क्या होगा, कोइल्ड होगा उसका फायदा क्या होगा, ठीक है, नियॉन टेस्टर का फायदा क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।